डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑर्डिनरी एजुकेशन चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान बाल विकास टेट, सुपर टेट या केबीएस अन्य परीक्षाओं के लिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित 1000 प्रश्नों की महासीरीज में हम लोग सेकेंड भाग को कवर करेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो चैनल पर अपलोड है, कृपया उसे न देखे हो तो एक बार अवश्य देखें। और यदि क्वेश्चन में या एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो उसके लिए आपका कमेंट सादर आमंत्रित है। आप लोग प्रश्नों की प्रकृति को एक बार देखेंगे, इसके बाद जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और यदि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन और क्वेश्चन की प्रकृति सेम टू सेम उसी प्रकार है जो प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, परीक्षा में बदलाव में आज के डेट में जो है कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है। तो जैसा परीक्षा के अनुरूप इसे हम क्वेश्चन पेपर के ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करने का प्रयास किया हूँ ताकि आप लोग को लगे कि कुछ नए क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने के कारण हम लोग क्या किए हैं, इसे जो है कहीं कहीं पर रिपीटेशन भी हो गया है, लेकिन आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें, या तो संभव हो सके तो इसके एक्सप्लेनेशन के साथ एक कॉपी किताब लेकर बैठ करके इसे नोट भी करें। और निसंदेह क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा के लिए आपका जो है मनोबल बढ़ाएगा और परीक्षा में आप लोग इसकी सहायता से कुछ न कुछ चीज़ें नया कर पाएंगे। आइए, समय का फाउंडेशन होता है, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जिनका उपयुक्त समझा जाएगा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, नहीं तो जो है जो आंसर बताने वाली बात होगी डायरेक्ट हम लोग आंसर बताएंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम लोग वीडियो कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आज का प्रथम क्वेश्चन है और वैसे सीरीज का 51 नंबर क्वेश्चन है। डी एनीमिया रचना है। डी एनीमिया एक प्रकार की लेख है और यह रचना जो है बहुत प्राचीन रचनाओं में से एक है। और यह रचना जो है अरस्तु के द्वारा जो है की गई। और डी एनीमिया में जो है बाल विकास से संबंधित या बच्चों से संबंधित कुछ बातें स्पष्ट की गई। पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ होता है। पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का जो अर्थ होता है उसमें 3H होते हैं। कितने H होते हैं? 3H होते हैं। 3H में पहले H का, दूसरे H का और तीसरे H का, तीनों का अलग अलग होता है। पहले का होता है हेड, दूसरे का होता है हार्ट, तीसरे का होता है हैंड। पेस्टालॉजी ने 3H नाम से एक संप्रत्यय विकसित किया जिसमें फर्स्ट पर है हेड, हार्ट एंड हैंड। इन्होंने क्या किया, 3H को एक मूल संप्रत्यय माना। मूल संप्रत्यय में इन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि पेस्टालॉजी के 3H संप्रत्यय का क्या अर्थ है। तो 3H संप्रत्यय का अर्थ होता है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। क्या है? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। इसका मतलब ये है कि मनोविज्ञान आज से प्रेजेंट नहीं है। मनोविज्ञान लगभग जो है 3री या 4थी शताब्दी से इसका स्टार्ट हुआ है। शताब्दी मतलब 3वीं और 4थी शताब्दी जो है जहां से स्टार्ट हुई, तब से ये लगभग जो है विकसित होता चला जा रहा है। लेकिन जो है 1880 ईस्वी में इसे मनोविज्ञान के रूप में दर्जा दिया गया। तो कुल मिला जुलाकर कहा जा सकता है मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत पुराना है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। ऐसा कथन मानना है ई बिंघास का।
और एबिंगहास ही क्या है, एबिंगहास शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। एबिंगहास कौन है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं तत्परता तथा कार्य सीखने की गति निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। तत्परता और कार्य सीखने की गति, जैसे पहला विकल्प कह रहा है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बिल्कुल गलत है। कार्य सीखने की गति, जैसे आप किसी कार्य में जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे, थार्डाइक ने तत्परता के नियम में यही बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य या व्यवहार को करने के लिए जितना अधिक तत्पर होता है, वह जो है उतना ही अधिक सीख लेता है। तो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो सीख नहीं पाएगा, इसलिए ये विकल्प पूर्णतः गलत है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कार्य सीखने की गति जो होती है ये तत्परता से क्या होती है, प्रभावित होती है। आप व्यक्ति ज़्यादा तत्पर होगा तो ज़्यादा सीखेगा और कम तत्पर होगा तो अधिक समय लगेगा। इसके बाद कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम की अभिन्न संप्रत्यय हैं, ये भी गलत है। और हम लोग चौथा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है, बहुत सही, ये पूर्णतः सत्य है। क्या है कि कार्य सीखने की गति जितना अधिक व्यक्ति तत्पर होगा उतना ही क्या करेगा, अच्छे तरीके से कार्य को सीखेगा। कहने का मतलब कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है, विकल्प डी पूर्णतः सत्य है। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई का वर्तमान नाम क्या है। अभी मैं कल बताया था कि ये जो है संरचनावादियों की देन है। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था, और उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से वो आज भी प्रसिद्ध है। तो इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा जो है किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, मतलब कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, ये तो बिल्कुल गलत है, भिन्नताओं का अध्ययन तो किया नहीं जाता। आत्मनिरीक्षण द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण मतलब आत्मा का निरीक्षण। आत्मा का निरीक्षण कौन करेगा, वो जिसकी आत्मा रहेगी, ये स्वयं की आत्मा का निरीक्षण करेगा, इसलिए आत्मनिरीक्षण क्या होगा, ये स्वयं के लिए जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक जो है सुकरात को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आप लोग जानेंगे जब, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान का जब विकास हुआ तो जाना गया कि शिक्षा अपने मन से नहीं दी जा सकती, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बालक को केंद्र में रखकर बालक का जो है इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, बालक कैसे अच्छे सीख पा रहे हैं और बालक किन विधियों में अच्छे सीख रहे हैं, इस प्रकार से क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, इस प्रकार का कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य दर्शन को स्वीकार किया, लेकिन
उसमें मौलिकता का मतलब जो है इंडियन को ध्यान में देखते हुए कि इंडिया के लोग किस तरह से विकास करते हैं, किस तरह से इनकी भावना होती है, उन सबका अपने शिक्षा में समावेश किया। और यह कथन शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का पूर्णतः विकास करती है, यह है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? थॉर्नडाइक महोदय हैं, इन्होंने एक निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किया है। अनियमित तो हो ही नहीं सकता, आंशिक हो ही नहीं सकता, उपरोक्त सभी जब अनियमित होगा तो उपरोक्त सभी होने की कोई बात ही नहीं। इसलिए थॉर्नडाइक ने एक निश्चित और स्पष्ट नियम दिए हैं। उनके नियम आज भी जो है मील के पत्थर साबित हुए हैं, अभी भी उनके नियमों को कोई ओवरटेक नहीं कर पाया है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी है मनोविज्ञान का, तो उसे क्या कहा गया? सबसे पहले आत्मा, मन, चेतना, उसके बाद क्या कहा गया? पहले आत्मा के बाद मन के बाद चेतना, और चेतना के बाद अब क्या है? व्यवहार। ये किसका कथन है? ये है जो है वुडवर्थ महोदय का कथन है। वुडवर्थ महोदय ने क्या बताया है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद क्या किया? फिर चेतना का त्याग किया। अब वो क्या करता है? व्यवहार के स्वरूप को क्या करता है? धारण करता है। वुडवर्थ महोदय की परिभाषा क्या है? वुडवर्थ महोदय कहते हैं मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, आत्मा के बाद अपने मन का त्याग किया, मन के बाद अपनी चेतना का त्याग किया, पुनः वह व्यवहार के रूप को क्या करता है? अब स्वीकार करता है। इसलिए 20वीं शताब्दी जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में क्या करती है? स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ होता है। विकास आप किसे कहेंगे? परिवर्तनों की श्रृंखला? नो, परिवर्तन ही विकास में नहीं होता है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये भी नहीं होता है। और प्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, इसमें एक चीज दिया हुआ है, उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली उत्तरोत्तर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार का परिवर्तन होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर जो श्रृंखला है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी हो सकता है, लेकिन ये 100% सत्य है सी, और डी जो है 80% है। ठीक, तो मनोविज्ञान में इस प्रकार के बहुत से प्रश्न होते रहते हैं जिसमें सभी विकल्प सत्य होते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम विकल्प हमें क्या करना है? चूज करना होता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विषय का दर्जा दिलाया था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग दर्जा दिलाने वाले वैज्ञानिक हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट ऐसे वैज्ञानिक हैं, इनके प्रयासों से ही क्या किया गया? इनके प्रयासों से ही दर्शन शास्त्र से इसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मन के लिप्जिग शहर में एक प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं सर्वप्रथम, और इन्हीं के प्रयास से ही इसे जो है क्या किया जाता है? 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान के रूप में एक नए विषय के रूप में इसे दर्जा प्रदान किया जाता है। इसलिए विलियम वुंट को ही आधुनिक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उनमें से निरंतरता का सिद्धांत है, बहुत सही है। कौन सा नहीं? वर्गीकरण का सिद्धांत,
समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत वृद्धि और विकास दोनों में काम करता है। समन्वय का सिद्धांत भी है, वैयक्तिकता का सिद्धांत है, लेकिन वर्गीकरण बांटने का कोई सिद्धांत नहीं है वृद्धि और विकास में। वृद्धि और विकास में कह रहा है विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ए सही है, सी सही है, वैयक्तिकता का सिद्धांत डी सही है, लेकिन ये डी गलत है। क्वेश्चन नेक्स्ट। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना किया है? मैकडूगल साहब ने अपनी पुस्तक में आत्मा, मन और मस्तिष्क इन सब का विस्तृत व्याख्या किया है, लेकिन चेतना शब्द को क्या किया है, इन्होंने नेगेटिव शब्द में लिया और इन्होंने चेतना की कड़ी आलोचना किया और बताया कि चेतना को इतना छोटा न समझा जाए। चेतना जो है ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और व्यक्ति में किसी चीज़ के बारे में यदि चेतना का विस्तार हो जाए तो क्या करता है, कहने का मतलब ये अनुभूति हो जाए, ये सत्य है, इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, ये असत्य है, सत्य का यदि बोध हो जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है, बहुत कुछ काम कर सकता है। इसलिए मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द के बारे में बहुत कड़ी आलोचना किया है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान क्या बताता है? बाल मनोविज्ञान यह बताता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रथम स्थान पर बालक को रखा जाना चाहिए। प्रथम स्थान मतलब सबसे उच्च स्थान पर किसे रखा गया है? बालक को रखा गया है। कहीं कहीं किताब में मिसप्रिंट में उसमें अध्यापक को रखा जाता है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान पर हैं बालक और गौण स्थान पर रखे जाते हैं शिक्षक। उसके बाद जो है आगे बातें चलती रहती हैं कौन कैसा रहता है, लेकिन बालक को आप लोग को प्रथम स्थान पे रखना है। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? मनोविज्ञान की स्टार्टिंग परिभाषा डेफिनेशन में ही समझाया जा चुका है कि अरस्तु सबसे पहला व्यक्ति है जो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानता था और इसे दैवी या मतलब मन और क्या आत्मा से जोड़ता था। तो अरस्तु है। मनोविज्ञान के जन्म किसके समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, अरस्तु। नेक्स्ट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बच्चे के विकास की जो सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि है वो एक प्रकार की विधि मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि और सांख्यिकी विधि। इसमें से आपकी विकासी विधि बालक के विकास के लिए सर्वाधिक है कि आप बालक के किस तरह से विकास कर रहा है उसके बारे में समझना चाहिए। बालक की किसी से तुलना करके समझना ये ठीक नहीं है कि कौन ज़्यादा विकास कर रहा है कौन कम विकास कर रहा है, क्योंकि बालकों का विकास, मस्तिष्क का विकास तो हर समय नहीं होता है, लेकिन जो है कुछ न कुछ चीज़ें हर समय चलती रहती हैं। तो कुछ न कुछ चीज़ें हर समय चलती रहती हैं, इसलिए एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि है वो विकास की विधि है। क्वेश्चन नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? शिक्षार्थी हैं, बहुत सही, और सीखने की प्रक्रिया है, बहुत सही, अध्यापक हैं, बहुत सही, अर्थात उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व में शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया तथा अध्यापक सभी आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्यक्ति भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के लिए व्यक्ति भिन्नता में व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास नहीं होना। व्यक्ति भिन्नता के मिलन के संबंध में नो, ये गलत है। व्यक्ति आधारहीन पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, बिल्कुल सही, ये भी सही है और ये भी सही है।
क्योंकि व्यक्ति भिन्नता के मिलन में, व्यक्ति भिन्नता में क्या क्या भिन्न है ये जाना जाता है, तो उसका दृष्टिकोण भिन्न होता है, व्यक्ति का सोचने का, अभिरुचि भिन्न होती है, योग्यता ये समझिए जो है व्यक्ति भिन्नता के बारे में यदि पूछा जाए तो आपको व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता तीनों के बारे में जानने का प्रयास करेगा। ये बिल्कुल सत्य है, पहला पॉइंट। और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ये भी सत्य है। अर्थात 1 व 2 दोनों सत्य हैं, इसका विकल्प सी पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्या है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में, पहला, दूसरा मन के रूप में, तीसरा चेतना के रूप में, लास्ट में अवयव व्यवहार के रूप को धारण करता है। पहले मन आया, मन के बाद क्या आया, पहले आत्मा आया, आत्मा के बाद क्या आया, मन आया, और मन के बाद क्या आया, चेतना आया, चेतना के बाद व्यवहार आया। ये वुडवर्थ महोदय का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, इसके बाद उन्होंने अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अंत में वह व्यवहार के विषय को क्या करता है, धारण करता है। यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन के त्रिकोण में शैक्षिक उद्देश्य के बाद मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। मूल्यांकन त्रिकोण में आपके लिए शिक्षण का अनुभव होना अनिवार्य है। किसका, शिक्षण का अनुभव यदि नहीं रहेगा तो आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति जब तक वो पढ़ाता नहीं रहेगा, जब तक पढ़ता नहीं रहेगा, तब तक वो क्या करेगा, मूल्यांकन सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षण अनुभव होना अनिवार्य है। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक पिछड़ापन सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर। नहीं, इन सब के लिए शैक्षणिक पिछड़ापन जिम्मेदार है। व्यक्तियों में शिक्षा की कमी है, इसलिए शिक्षकों की अनुपस्थिति पे बालक बोलते नहीं हैं। विद्यालय में बच्चों का नामांकन भी कम होता है जब शिक्षक नहीं जाता है, और शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जाता है। जब शिक्षा का स्तर गिरता जाता है तो शैक्षणिक पिछड़ापन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में शैक्षणिक पिछड़ापन बना हुआ है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक महोदय ने चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया। क्वेश्चन नेक्स्ट, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, और इसके बाद क्या कर रहा है, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायता देना। नेक्स्ट, कहने का मतलब क्या कर रहा है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायता देना। जब शिक्षक जो है उचित शिक्षण विधि का उपयोग करेगा तो क्या करेगा, अपनी बात को सामान्य और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्तियों तक, बच्चों तक क्या करेगा, बहुत आसानी से पहुंचा लेगा। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है, तो इसमें संरचनावाद है। संरचनावाद के बाद जो है क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद और सृजनवाद। तो स्वतंत्रता की जब बात करेंगे तो हम लोग आता है स्वतंत्रता में पहले स्थान पर सृजनशीलतावाद। सृजनशीलतावाद क्या कहता है कि बालक को फिर स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, वो जो कर रहा है उसका केवल निरीक्षण करना चाहिए और उसे सही
ट्रिक प्रदान करना चाहिए ताकि वो जो है कुछ न कुछ चीज़ें अपने आप सृजित कर सके। और सृजनशीलता के इसी प्रकार के कुल 84 गुण बताए गए हैं और ये भी याद करना बहुत जरूरी है। सृजनशीलता के कुल कितने गुण माने जाते हैं? तो 84 गुण माने जाते हैं सृजनशीलता के। वो सृजनशीलता वाले चैप्टर में समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्ति को उभारने की प्रक्रिया है? शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया ये बताता है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र का अपने पुत्र का 3.5 वर्षों तक अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखा कि उसका पुत्र किस ढंग से विकास कर रहा है। बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा और बेबी बायोग्राफी नामक लेख में ही इन्होंने क्या किया, शिक्षा को व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंचाया जाना चाहिए और बालक किस प्रकार से विकास कर रहा है, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो अगर पूछा जाए शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारता है तो ऐसा कथन क्या है? पेस्टालॉजी महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिशु अपनी आँख कान हाथ के संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? शिशु जब देखता है, बड़ा होता है हल्का सा, तो उसके पास आँख होता है, हाथ होता है, कान होता है। वो लोगों को देखता है कि मानव शरीर में कितने जो है पार्ट्स हैं, तो वो देखने के बाद वो सोचता है। तो सोचने के बाद जो उसे दिखाई देता है उसी के बारे में सोचता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक प्रकार का मूर्त चिंतन हुआ, लेकिन जो है मूर्त चिंतन में उसके पास इतना ज्ञान नहीं होता कि जान सके हाथ है तो हाथ के बारे में बहुत चीज़, हाथ क्या करता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इन सब के बारे में नहीं सोच पाता, इसलिए मूर्त चिंतन नहीं आएगा। पूर्ण संक्रियात्मक स्तर ये भी नहीं आएगा। अमूर्त चिंतन अमूर्त नहीं, कुछ रहेगा नहीं तो सोचेगा नहीं। इंद्रिय जनित स्तर, इंद्रिय जनित स्तर कहने का मतलब उसके मन में जो थिंकिंग उत्पन्न होती है वो क्या करता है, सोचता है। तो क्या है, जब शिशु अपनी आँख कान हाथ के संबंध के बारे में या किसी अंग के बारे में सोचेगा तो उसे इंद्रिय जनित स्तर के बारे में जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है? तो हम लोग 79 क्वेश्चन का आंसर मानेंगे, यह शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास का कठोर अध्ययन करते हैं? कठोर अध्ययन की बात सर्वप्रथम मैस्लो ने किया था। कठोर अध्ययन किसने बताया था? कठोर अध्ययन मैस्लो ने बताया था। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात का ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये बता रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात का जिस शिक्षक को ध्यान है उसे क्या नहीं करना चाहिए, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए और इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता पैदा करने से एक बातें तो होती है
क्या बातें होती हैं? देखिए, पुरस्कार हर समय नहीं देना चाहिए लोगों को। क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें जो है कि जो बालक पुरस्कृत होता है या ज़्यादा उच्च स्तर पर आता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, और जो सबसे निम्न स्तर पे होता है वो सोच नहीं पाता कि हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसलिए उसमें हीन भावना का विकास होता है। हाँ, प्रतिद्वंद्विता पैदा करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अब देखिए क्या है, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, सही बात है। शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये भी सही है। प्रेरणा के लिए बालकों में अपने कार्य में सफल होने के लिए अवसर देना चाहिए, ये सही है। लेकिन किसी के प्रलोभन में आकर के अगर बच्चा जो है मेहनत करे, तो जब ही पुनर्बलन मिलता रहेगा तब तक वो कार्य करेगा। जैसे पुनर्बलन हटा लिया जाएगा, प्रलोभन हटा लिया जाएगा, पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो काम नहीं करेगा। इसलिए ये बिल्कुल क्या है, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। व्यक्ति जब शैशवावस्था में है तो उसके लिए उत्तम विधि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सब विधियां जो हैं, उपरोक्त सभी विधियां, ये सब विधियां शैशवावस्था मतलब नेक्स्ट, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ ही बना सकता हूँ। इस प्रकार का कथन वाटसन महोदय का है। इस प्रकार का कथन किसका है? वाटसन महोदय का है, बहुत बार आया है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षा के कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवार के लिए कह रहा है, सामान्य परिवार के लिए नहीं कह रहा है। तो इसमें जो है प्रगतिशील बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं? उपलब्धियां देखते हैं। क्या देखते हैं? उपलब्धियां, कि हमारे अंकल ये हैं, हमारे वो ये हैं, तो वो उनकी उपलब्धि के लिए जो है उपलब्धि देखते हैं कि ये टॉप मोस्ट के अधिकारी हमारे चाचा हैं, फादर हैं, तो हम भी उसी प्रकार के उनसे ऊपर जाने का या उनके समकक्ष आने का प्रयास करते हैं। और प्रगतिशीलता जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बालक क्या करता है? इस प्रकार की कोई थिंकिंग नहीं रख पाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है तो असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। तो इसमें आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है। नेक्स्ट, कौन निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डेवी तो मनोवैज्ञानिक हैं, वाटसन मनोवैज्ञानिक है, और C.H. हल, स्किनर, चारों इसमें दिखने वाले मनोविज्ञान में कुछ न कुछ दिए हैं। लेकिन जॉन डेवी जो है ये मनोविज्ञान नहीं है। जॉन डेवी जो है एक प्रकार का शिक्षा शास्त्री है। क्या है ये? शिक्षा शास्त्री है। और बाकी तीनों जो है मनोवैज्ञानिक हैं। जॉन डेवी क्या है? शिक्षा शास्त्री है। ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिक और ये शिक्षा शास्त्री है। नेक्स्ट, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बच्चा का लक्षण जो प्रदर्शित कर रहा है उसमें पठन क्षमता डिस्लेक्सिया, लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया और गत समन्वय अक्षमता जो है अफिज्या है। तो 88 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग कहेंगे, बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ नहीं पाता है तो उसमें पठन विकार मतलब वो डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में उपयोगी हो सकता है, और शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी हो सकता है, छात्रों को प्रेरित करने में उपयोगी हो सकता है, पशुओं के प्रयोग में जो है शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग नहीं होता है। पशु शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान तो सभी जगह काम करता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है पशुओं के प्रयोग में कम उपयोगी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है
एजुकेशन से संबंधित है तो ये बालकों के विकास में सबसे अधिक काम करेगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय लिया गया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग दिया है। कौन दिया है? युंग द्वारा दिया गया है। इन्होंने सामूहिक अचेतन की बात किया है। आइए हम लोग मिलान करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी दिख रहा है। हो सकता है इससे परीक्षा में कुछ न कुछ चीज़ें देखने के लिए मिले। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को मिलाना है। तो ये देखना है वाटसन जो जुड़ा है, वाटसन जुड़ा है व्यवहारवाद से। किससे जुड़ा है? वाटसन जुड़ा है व्यवहारवाद से। जब वाटसन हमें जुड़ा है व्यवहारवाद से तो हम लोग क्या करेंगे? ये हो जाएगा वाटसन व्यवहारवाद से जब जुड़ा है तो इसका हो गया घ का द, ठीक। और इसके बाद जो है हो जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है ये क्या कर रहा है? जॉन डीवी जो है कृत्यवाद से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कृत्यवाद से जुड़ा है। और इसके बाद जो है टिचनर, टिचनर जो है देखिए जब संरचनावाद बताए थे तो टिचनर इसमें आया था। टिचनर संरचनावादी है तो कहने मतलब ख का ब हो जाएगा। और कोफ्का, कोफ्का जो है ये कैसा है? कोफ्का गेस्टाल्टवादी है। कर्ट कोफ्का गेस्टाल्टवादी है। कर्ट लेविन कर्ट कोफ्का। तो क्या हो गया? ये हो गया घ का द हो गया। तो घ ऊपर ये घ दिया है, नीचे ये द है। और इसके बाद ग, ग का अ है। और इसके बाद क्या है? ख का ब है। तो ख का ब। कुल मिलाकर इसमें विकल्प डी सही है। क्या है? जॉन डीवी कृत्यवाद से है, टिचनर संरचनावादी है, कोफ्का गेस्टाल्टवादी है, वाटसन व्यवहारवादी है। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो विकास का एक सिद्धांत जो है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास केवल संस्कृत के से शासित और निर्धारित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? तो विकास का सिद्धांत जो है संशोधन योग्य होता है। ठीक, विकास को संशोधित किया जा सकता है। और विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। तो विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन विकास जो है वो क्या होता है? विकास जो है केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित नहीं होता है। एक गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, शिक्षक से है, वातावरण से है, विद्यार्थी है, उपरोक्त सभी से है। उपरोक्त सभी से है। ये प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है कि प्रभावशाली जो है रहेगा तो उत्तर लिखाएगी केवल? ये गलत है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। समूह जो है गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। क्लास में सामूहिक शिक्षा देना चाहिए, व्यक्तिगत अध्ययन कम से कम होनी चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करनी चाहिए, अनदेखी नहीं करना चाहिए। कारण पूछ करके व्यवधान का निराकरण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने का कोई मतलब नहीं है। ये प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि
वो पुस्तकों के उत्तरों को लिखवाने पर बल दें, ऐसा नहीं, वो अपना स्वयं का विजन बनाए और स्वयं का एक्सप्लेनेशन दें। सामूहिक गतिविधि के बजाय जो है व्यक्ति अधिगम पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि यदि क्लास में बच्चे सीखने आए तो सभी बच्चों को सिखाना पड़ेगा, एक दो बच्चों को सिखाने से कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना चाहिए, ये गलत है। किसी का अनदेखी नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रश्न का उत्तर बताना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का गुण ये होता है कि वो स्टूडेंट के संपर्क में न रहे, वो एक शिक्षक है तो वो शिक्षक बना रहे। बच्चे कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है, क्या गांव है, ये सब शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब संस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शिक्षक के काम की चीज़ें नहीं होता है। शिक्षक के काम की चीज़ ये है कि ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट है, इसलिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता को पैदा किया। व्यवहारवादी का कहना है कि जो व्यवहार में यूटिलाइज हो, वस्तुनिष्ठ हो, एक हो, उसे हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। अधिगम में ... प्रभाव का नियम दिया। तो प्रभाव का नियम किन्होंने दिया है? ये तो सब जानते हैं, प्रयास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सब थार्डाइक महोदय का नियम है। कौन सा युग सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? पुनर्बलन का सिद्धांत देखिए, एक नहीं कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत में शामिल दिया है। स्किनर एवं हल ने भी शामिल किया है, हल एवं गुथरी दोनों ने शामिल किया है, लेकिन गुथरी ने नहीं शामिल किया, हल किया है। और टालमैन और गुथरी, इन्होंने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत के रूप में मान्यता नहीं दिया है। तो कौन सा युग में पुनर्बलन को महत्व नहीं देता है? तो टालमैन और गुथरी। जब इनके सिद्धांत को अलग अलग अपलोड किया जाएगा तो अलग अलग इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि कहाँ पर पुनर्बलन मिलता है। नेक्स्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध टीटीए का विकास किया था। टीटीए के विकास के लिए जो है मॉर्गन और मूरे और मॉर्गन, ये दो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम याद रखें। टीटीए परीक्षण जो है मॉर्गन एवं मूरे नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया था? विकसित किया था। ये दिया है कंठस्थ होना चाहिए। इस कंठस्थ स्किनर के अनुसार ये बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। कंठस्थ का मतलब होता है याद करना। स्किनर कहता है कि व्याकरण जो है या कोई अन्य चीज़ें हैं जो भाषा से संबंधित हैं, उनके विकास के लिए अनुकरण और पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। अनुकरण और क्या करना चाहिए? पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। इसका प्रयोग चूहे पर है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि चूहा क्या करता है, रास्ता किस प्रकार से ढूंढता है। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षण प्रश्न से नहीं, सहयोगियों की ईर्ष्या से नहीं, अधिगम स्थानांतरण से नहीं, समूह निर्देशन के द्वारा। वेरी गुड, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है समूह निर्देशन। आज का इसी प्रकार 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग को बताई गई हैं। आप लोग इसे कवर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। लास्ट में एक सूचना और कि यदि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इसमें जो है जो आने वाले प्रश्न में यदि कोई एक्सप्लेनेशन में समस्या है या कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन और अलग ढंग से हो सकती है, तो आप लोग उसे कमेंट में अवश्य लिखें और
फिर बता दूं चलते चलते कि 1500 प्रश्नों की महासीरीज जो है प्लेलिस्ट में दी गई है। चैनल पे जाएंगे, विज्ञान की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें भौतिक विज्ञान के 3 वीडियो रसायन विज्ञान के और जीव विज्ञान के, इसी प्रकार के सभी वीडियो जो है दिए गए हैं। आप उन्हें क्या करेंगे, देखेंगे और देखने के बाद कुछ न कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए और से मिलेगी। क्रमबद्धता के साथ वीडियो क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें क्रमबद्धता होने के साथ साथ पूरी ऑथेंटिसिटी रखी गई है। फिर भी कहीं कहीं हो सकता है अशुद्धता टाइपिंग में दिखे या एक आध दो प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनके एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या हो गई हो। तो आप लोग की यदि संज्ञान में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग उन्हें कमेंट में अवश्य लिखेंगे।